बम बम बोले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी 1 महीने पहले ही मैं अपने पति से अलग हुई थी। अलग होने के 1 सप्ताह बाद ही उसकी माँ भी ख़त्म हो गई, जो हमारी डिवोर्स का मैनेजर थी। उन्हीं की लगाई आग से हमारा घर जल गया था। और जब मैं अपने बच्चों के साथ सुकून की ज़िंदगी जीना चालू करती, तो मेरी बेटी छत से कूदकर मर गई। वो भी उस घर से जो हमारे सपनों का घर था। मेरा नाम मनुप्रिया है। मेरे 2 बच्चे हैं, दिव्या और सूरज। यही मेरी छोटी सी ज़िंदगी थी। माँ-पापा तो काफ़ी समय पहले ही ख़त्म हो गए थे, लेकिन वो जब मेरे साथ थे, तो हमेशा मुझे बात सिखाते थे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम किसी से कम नहीं हो। तुम्हारे साथ कितना भी बुरा कर ले लोग, लेकिन हमेशा आगे बढ़ते रहना। किसी भी दबाव में एक समय को अपने हाथ में समेट कर मत रखना। वक्त बदलता है और इस वक्त को अपनाते रहना। मैं पापा की पहेलियाँ भरी बातें पहले जान नहीं पाती, मगर शायद वो मुझे आगे बढ़ने का रास्ता सिखाते थे। आज उन्हीं के सिखाए मार्ग पर मैं इतने बड़े बड़े फैसले ले पाई थी। एक बेहतरीन ज़िंदगी की तलाश में थी, लेकिन शायद किस्मत को तो कुछ और ही मंज़ूर था। मैं शादी से पहले घर में सिलाई का काम करती थी। ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन थोड़ा पढ़ लेती थी। सिलाई और सिलाई से जुड़े उन सभी कामों को करने में मुझे बहुत मज़ा आता था। सूट और डिज़ाइन, नए नए तरीक़ों से सूट सिलना और उसका उस कामों में काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा लेती थी। मैं बहुत ही सीधी-सादी लड़की थी, बाहर की दुनिया से एकदम अनजान थी। सोचा नहीं था बाहरी दुनिया इतनी बुरी और मतलबी होगी। जो लड़कियां बाहर की दुनिया पहले से ही देख चुकी होती हैं, जो शादी से पहले ही वो हर काम कर लेती हैं, जो उन्हें शादी करके अपने ससुराल में नहीं मिलता, वो लड़कियां बिल्कुल ठीक करती हैं। माँ पापा की राजी के हमेशा खिलाफ रहती हैं, समाज के खिलाफ रहती हैं। वो लड़कियां जिन्हें हमारा समाज बिगड़ैल लड़कियों के नाम दे देता है, वो लड़कियां कम से कम अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जी रही होती हैं। अब मुझे ही देख लो, मैं शादी से पहले भी अपनी मर्ज़ी का कुछ नहीं कर पाई और शादी के बाद भी हर काम पहले माँ पापा की मर्ज़ी से करती। खाने से लेकर बाहर जाने तक बिल्कुल आदर्शवादी लड़की थी। मेरे पापा भी मुझ पर नाज़ करते थे। आज के युग में ऐसी लड़की कहाँ होगी जो जीन्स ना पहने। नहीं तो आज के बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन माँ-बाप तो माँ-बाप ही होते हैं। बच्चे चाहे कितने भी बुरे हों, उनका साथ कभी नहीं छोड़ते। मगर ससुराल में एक लड़की को तो जैसे पराया ही समझते हैं। उनका घर ही कहाँ होता है ससुराल। पापा ने मेरी शादी सिर्फ नक्श का काम देखकर कर दी थी। ना तो पढ़ाई देखी, ना कहीं जाँच पड़ताल कराई लड़के की। हमारी बिरादरी भी अलग थी। तो जो उनके घर में बनता वो मुझे पसंद नहीं आता और जो मुझे पसंद था वो उन्हें पसंद नहीं। बड़ी मुश्किल से मैंने इस घर में अपना मन लगाया था। नक्श तो ठीक थे, मगर माँ के थोड़े लाडले थे। मेरी सास मुझसे बहुत ज़्यादा अब चिढ़ने लगी थी, क्योंकि जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी तो नक्श का सारा ध्यान मुझ पर ही रहता था। जो मैं बोलती, जो मैं कहती, वो हर काम करने लगे थे। अगर मुझे पता होता मेरी सास मुझसे इस हद तक चिढ़ने लग जाएगी, तो मैं नक्श से पहले ही अलग हो जाती। दरअसल नक्श तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें बचपन से ही इतना डरा धमका कर रखा था, वह उनकी ऊंची आवाज़ में ही डर जाते थे। मैंने कई बार कहा, एक हद तक होता है डर, लेकिन जब वो अपनी हद भूल जाए तो उस डर को जवाब देना ज़रूरी पड़ जाता है। माँ है वो तुम्हारी, फिर क्यों वो तुम्हारा इतना बुरा चाहती हैं। तुम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हो और वो उसी से तुम्हें दूर कर देना चाहती है। नर्स को समझाना ईंट के ऊपर सर मारने के बराबर होता था। उन्हें मेरी एक भी बात समझ नहीं आती। कहते अब उनका बुढ़ापा का शरीर है, कब तक जिंदा रहेंगी, होने दो उनकी मनमानी। सब तुम सब चुप रहकर बर्दाश्त करो। लेकिन मैं उन्हें कैसे बताऊं, जो मेरे साथ वह करती हैं वो तो सब मुझे ही अकेले झेलना पड़ता है। ये सब जो मेरे साथ हो रहा था वो अब तुम महसूस नहीं कर सकते। कभी वो मेरी चाय में थूक देती, तो कभी खाने में नमक ज़्यादा कर देती, कभी मेरे बच्चों को बेमतलब के बात के मारती। वो किसी और के साथ ये सब नहीं करती, बस तुम्हारी ही डील है सब जो ये आज हमारे साथ करती हैं। मैं नक्स को कई बार परेशान होकर छोड़ देने की धमकी भी देती, मगर उनके सीधेपन और अपने बच्चों की वजह से यहाँ रह रही थी।
आखिर उस दिन मुझे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ा, जब मेरी सास ने जानकर मुझे और मेरे बच्चों को भूखे पेट ही बाहर निकाल दिया और घर से चूल्हा लाने के लिए कह दिया। मैंने बस उनकी सुबह चाय थोड़ी लेट बनाकर दी थी और नक्श का खाना बनाकर उन्हें भेज दिया था। नक्श के जाते ही मेरी सास मुझ पर भड़कने लगी और खाना सब अंदर अपने कमरे में रख लिया, किचन में ताला लगा दिया। मेरे पास अभी कोई फ़ोन भी नहीं था जो नक्श को जल्दी घर बुला लेती। स्कूल से आने के बाद मैं बच्चों को घर घर के बाहर लेकर बैठी रही और शाम को जब नक्श आए तो मैंने उन्हें और अपनी सास के बीच एक चुनने को कह दिया। जब उन्हें पता है मेरे सर पर किसी का अब साया नहीं है तो मैं कहाँ से लाऊं चूल्हा और गैस। मैं जितना बर्दाश्त करती हूँ ये उतना ही मुझे तंग करती है। मेरी अब सहनशीलता खत्म हो गई है बर्दाश्त करने की। अब तुम्हें ही चुनाव करना होगा। मैंने जो सोचा था नक्श ने उसी का चुनाव किया, अपनी माँ को चुना। फिर मैं अपना सामान लेकर एक किराए के मकान में चली गई। शादी के बाद अनजाने में मैंने अपने आस पड़ोसियों के कहने पर आशा का फॉर्म भर रखा था। थोड़े दिनों में मेरे पास आशा के यहाँ से खत आया। मैं एक जिले की आशा आशा बन गई थी। मैंने अपना सहायता खुद की, इसलिए अब भगवान भी मेरे साथ थे। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे और अब अपना घर भी खरीदना था। मैं नक्श से 10 साल अलग रह रही थी। सबकी राय और अपने बच्चों के भविष्य के लिए मैंने कोर्ट में का केस डाल दिया। नक्श अभी तक अपनी माँ की ही सुनते थे। कोर्ट में जब भी आते माँ ही सारी बातें करती, वो तो बस सर हिलाकर हाँ करते। एक पल तो अब मुझे लगता था मैंने नक्श से दूर होकर एकदम सही निर्णय लिया था। नक्श एक तारीख पर आते और सर झुकाकर बैठ बैठ जाते थे। अब हमारे केस की आखिरी समय चल रहा था। पूरे 6 साल हो गए थे। हम दोनों के बीच पैसों की बात हुई और उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। उस दिन मैं बहुत दुखी थी, इसलिए नहीं मैं नक्श से अलग हो गई थी, बल्कि इसलिए कि अब नक्श का अब कोई भविष्य ना नहीं था। माँ के होते ही उनकी ज़िंदगी थी। उनके जाने के बाद हर कोई उनके परिवार का सदस्य उनके मरने की राह तकेगा। काश वो ही आज आगे बढ़ जाते तो हमारा परिवार एक साथ खुश रहता। मैं जो 15 सालों से कमा रही थी, बच्चों के हिसाब से मैंने एक घर खरीद लिया और उसे बनवा लिया, अपने सपनों का घर। मगर कहाँ पता था अब मेरी दुनिया ही उजड़ने वाली थी। जैसे ही हम नए घर में शिफ्ट हुए, एक सप्ताह बाद ही मेरी बेटी छत पर कुछ काम करने के लिए गई। वहाँ पता नहीं कैसे उसका पैर फिसल गया और वो 4 मंजिल से नीचे गिर गई। गिरते ही उसकी मौत हो गई। मैं जो एक के बाद एक सपने संजो रही थी, अब धीरे धीरे बच्चों की शादी करूंगी, सब एक बार में ही उजड़ गया। मेरी बेटी 21 साल की थी। क्या कसूर था उसका जो इतनी बुरी मौत मरी? और जो इतने बड़े बड़े कर्म करके बैठी थी वो अभी तक जिंदा थी। मैं अब हर रोज अपनी बेटी को याद करती हूँ और सोचती हूँ क्यों हुआ मेरे साथ ही। मैं अब काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। अभी कुछ समय पहले ही खबर आई नक्श की माँ भी अब मर चुकी है। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब मेरी सारी दुनिया ही उन्होंने उजाड़ दी। मनीता, आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलूंगी अगली कहानी में। अगर आपको मेरी कहानी से कुछ भी सीख मिलती है या फिर कुछ भी जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।